नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वितान का पहला अध्याय सिल्वर वेडिंग इसका अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लेखक का परिचय जानेंगे जो कि मनोहर श्याम जोशी हैं इस पाठ के लेखक। इसके बाद हम पाठ की भूमिका पर आएंगे और फिर पाठ के सार पे आएंगे। पाठ के सार को ध्यान से समझिएगा, उसी के अनुसार आपके प्रश्नोत्तर पूर्ण हो जाएंगे। तो मनोहर श्याम जोशी जी का जन्म 1935 में कुमायूं में हुआ। हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार और टेलीविज़न धारावाहिक लेखक, लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक, दिनमान पत्रिका में सहायक संपादक और साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादक के रूप में इन्होंने कार्य किया। सन 1984 में भारतीय दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक हम लोग के लिए इन्होंने लेखन कार्य शुरू किया और ये मृत्यु पर्यंत तक स्वतंत्र लेखन करते रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुरु कुरु स्वाहा, कसब, हरिया, हरक्यूलिस की कहरानी, हमजाद, क्याप, एक दुर्लभ व्यक्तित्व, कैसे किसागो, मंदिर घाट की पौड़ियाँ, टाटा, प्रोफेसर, षष्ठी वल्लभ पंत, नेताजी कहिन, इस देश का यारों क्या कहना, बातों बातों में, 21वीं सदी, लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र, हम लोग, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो कि टेलीविज़न धारावाहिक था। क्याप के लिए 2005 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया और 2006 में दिल्ली में इनका निधन हो गया। तो ये तो लेखक का परिचय था। अब हम चलते हैं पाठ की ओर। सिल्वर वेडिंग। मनोहर श्याम जोशी ने जो ये कहानी लिखी है, इसमें एक नए भाषिक अंदाज तथा मुहावरों से ये कहानी युक्त है। उपन्यास क्याप के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित मनोहर श्याम जोशी जी की लंबी कहानी सिल्वर वेडिंग में ये स्पष्ट किया। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक ओर कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य बनाए रखने के वाले मूल्य कहीं घिसते जा रहे हैं। इस कहानी में एक संस्कारी व्यक्ति का आधुनिक युग के लोगों को बदलते देखकर परेशान होना दर्शाया गया है। इसमें नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के लोगों के विचारों में विषमता को स्पष्ट किया गया है। कहानी में यशोधर बाबू की दुविधा का वर्णन है। जो हुआ होगा में यथास्थिति का भाव है। समहाउ इम्प्रॉपर में एक अनिर्णय की स्थिति है। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर द्वंद्व की स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं। अब पहले हम यशोधर, जैसा कि हमने पहले बताया कि मुख्य चरित्र है यशोधर बाबू, तो इनके विषय में थोड़ा सा जानते हैं। यशोधर बाबू जो हैं वो एक संस्कार संपन्न व्यक्ति हैं। उनका व्यवहार सभी के लिए उचित है, किंतु आधुनिक विचारधारा के लोग इनसे सहमत नहीं हैं। दफ्तर में भी वे समय पर ही जाते हैं और काम के लिए उन्हें देर तक भी दफ्तर में बैठना पड़े तो वह नाराज़ या उदास नहीं होते, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। असिस्टेंट ग्रेड में आए एक नए लड़के चड्ढा ने यशोधर बाबू से बदतमीजी से बात की। फिर भी बाबूजी ने उसकी इस दृढ़ता या दुष्टता को अनदेखा कर दिया। यशोधर बाबू ने शादी की 25वीं सालगिरह पर दफ्तर के सभी लोगों के साथ चड्ढा को भी बुलाया। अब यशोधर बाबू प्रभावित किससे थे, उनके जीवन में किसकी अहम भूमिका थी, वो थे किशनदा। तो किशनदा यशोधर बाबू के लिए गुरु जैसे थे, क्योंकि जब यशोधर बाबू गांव से दिल्ली आए थे तब किशनदा ने ही उन्हें अपने यहाँ
पहले तो मेस में रसोइयाँ बनाया और फिर अपने ही दफ्तर में सरकारी नौकरी दिला दी। और जीवन के हर कठिन समय में किशनदा सदैव यशोधर बाबू का साथ देते थे। किशनदा ने विवाह नहीं किया था। जब किशनदा की मृत्यु हुई तो यशोधर बाबू ने उनके बिरादरी से उनकी मृत्यु का कारण पूछा। उन्होंने जो हुआ होगा कहकर ये बात समाप्त कर दी। रिश्तेदारों ने कहा होगा पता नहीं जो भी हुआ हो, सही कारण का किसी को कुछ भी पता नहीं चला। यशोधर बाबू जीवन भर किशनदा के सिद्धांतों पर ही चलते रहे। अब जो किशनदा थे उनके जो सिद्धांत थे उस पर यशोधर बाबू चलते रहे और जीवन को अपने व्यतीत करते रहे। परंतु यशोधर बाबू की कुछ विवशता थी। यशोधर बाबू आधुनिक लोगों के विचार बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। यशोधर बाबू को जो आधुनिकता थी वो अच्छी नहीं लगती थी और लोग उनके विचारों को सुनना और मानना नहीं चाहते थे। बड़ा द्वंद्व था। नए लोगों की बातें उन्हें समझ नहीं आती थी और उनकी बातें लोगों को समझ नहीं आती थी। जब यशोधर बाबू को कोई भी बात गलत लगती तो सिर्फ वो यही कहते सम हाउ इम्प्रॉपर और चुप हो जाते। सम हाउ इम्प्रॉपर का अर्थ है कुछ ना कुछ गलत है या कुछ गलत होने वाला है। अब यशोधर बाबू का परिवार जो था वहाँ क्या हो रहा था उस पे देखते हैं। यशोधर बाबू के परिवार में उनकी पत्नी, 3 बेटे और 1 बेटी थी। उनका सबसे बड़ा बेटा भूषण विज्ञापन एजेंसी में 1500 रुपये प्रतिमाह पर काम करता था। दूसरा बेटा दूसरी बार IAS की परीक्षा देने की तैयारी कर रहा था। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया था और जो बेटी थी वो मेडिकल की यानी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। यशोधर बाबू पुराने विचार वाले व्यक्ति हैं, जबकि उनका परिवार आधुनिक विचारों का समर्थक है। इसी कारण उनका अपने परिवार के साथ हमेशा मतभेद बना रहता था। उनकी पत्नी भी बच्चों के साथ आधुनिक रंग में रंग चुकी थी। यशोधर बाबू चाहते थे कि उनका परिवार उनसे सलाह लेकर दुनियादारी का काम करे, पर बच्चे ये कहकर चुप करा देते थे कि जब आपको कुछ पता ही नहीं तो हम क्या पूछें। बाबूजी का मंदिर जाना, प्रवचन सुनना तथा पूजा पाठ करना परिवार को ठीक नहीं लगता था। बच्चे और पत्नी चाहते थे कि यशोधर बाबू पुरानी परंपराओं को छोड़कर नए युग की रीतियों को अपना लें। अब इधर यशोधर बाबू की सिल्वर वेडिंग मतलब 25वीं शादी की सालगिरह थी। तो बाबूजी को पता ही नहीं था कि उनके घर में उनकी शादी की 25वीं सालगिरह की पार्टी बनने वाली है। यशोधर बाबू पार्टी इत्यादि से प्रसन्न नहीं रहते थे, पर उन्हें इस बात की कहीं न कहीं खुशी भी थी कि जिस अनाथ के जन्मदिन आज तक नहीं मनाया गया, एक लड्डू नहीं बांटा गया, उसी की शादी की सालगिरह पार्टी बहुत ही आधुनिक रीति रिवाजों के साथ मनाई जा रही है। उन्होंने ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी के साथ पार्टी में केक काट ही दिया। उनके बड़े बेटे भूषण ने उन्हें ऊनी ड्रेस यानी ऊनी गाउन उनको भेंट उपहार में दिया और कहा कि जब आप सवेरे दूध लेने जाएं तो इसे अवश्य पहन कर जाएं। उनकी आँखों की कोर से जरा सी नमी चमक गई, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके बच्चे अब घर की सारी जिम्मेदारियों का भार अपने ऊपर ले लें। लेकिन बेटे ने नया गाउन देते हुए भी दूध लाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाल दी। गाउन पहनकर यशोधर बाबू को लगता था कि उनके अंगों में किशनदा उतर आए हैं। यह कहानी नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के विचारों एवं व्यवहारों के बीच द्वंद्व की कहानी है या नए पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के व्यवहारों में आए परिवर्तन को दर्शाती है। यानी इस पूरी कहानी से हमें ये पता चलता है कि नए विचारधारा के व्यक्ति कैसे होते जा रहे हैं और पुरानी विचारधारा के में क्या द्वंद्व चला। इसी के साथ ये आपके पाठ सिल्वर वेडिंग का सार समाप्त हुआ। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ आएगा
धन्यवाद।